बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जी, रियोस्टैट। तो जब हम रियोस्टैट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस चैप्टर नंबर 13 के लास्ट वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रियोस्टैट के टॉपिक को पहले अच्छे से समझें। तो आज हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जी, पोटेंशियोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रियोस्टैट की वीडियो नहीं देखी तो मैं चाहूँगा कि पहले वो रियोस्टैट के टॉपिक की वीडियो देखें, फिर उसके बाद वो पोटेंशियोमीटर की तरफ आएँ। तो आज का हमारे पास टॉपिक है जी पोटेंशियोमीटर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है और फिजिक्स के अंदर इसको काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। अब ये पोटेंशियोमीटर किस काम के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, इस चीज़ को हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, पोटेंशियो और दूसरा क्या जी, मीटर। पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो अगर ये पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है तो हम पहले के लेक्चर्स में ये भी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी यूज़ किया जाता है। तो अगर वोल्ट मीटर हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, तो आज के लेक्चर में हमें पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से समझनी है। इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर हमें पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, जबकि हमारे पास वोल्ट मीटर मौजूद है, उससे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसी बात को हमने आज समझना है। तो इसको कुछ इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये वाली एक बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास सिंपल सर्किट है जी, एक बैटरी और दूसरा क्या जी, रजिस्टर। तो अगर मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा जी, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट करूंगा। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस मैंने पैरेलल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब अगर इस बैटरी का जो ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है जी, 10 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस रजिस्टर के अक्रॉस ये 10 वोल्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब हमने वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट किया तो हमें देखने को मिला कि ये 10 वोल्ट हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बल्कि उससे कम शो हो रहा है। यही चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम पावर वाले में भी आपको ये चीज़ बताई थी और इससे पहले रियोस्टैट के टॉपिक में भी ये चीज़ आपको बताई थी। तो आज दोबारा वही चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आगे आपको बात समझ आ जाएगी कि आज के लेक्चर में आखिर पोटेंशियोमीटर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम यहाँ से वोल्ट मीटर कनेक्ट करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे हो सकता है 9 वोल्ट शो हो रहा हो या 9.5 वोल्ट शो हो रहा हो, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा। इसका मतलब ये वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा। मतलब यहाँ पे 10 है ना, तो ये हमें 10 शो करके नहीं दे रहा। तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एरर मौजूद है। तो अगर ये वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा तो इसका मतलब क्या है कि इस वोल्ट मीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से यहाँ से करंट जो है वो पास कर रहे हैं। अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती, बहुत ज़्यादा होती, तो फिर ये वाला करंट यहाँ से पास ना करता तो ये वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू देता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वोल्ट मीटर हम प्रैक्टिकली जो यूज़ करते हैं उनकी रेजिस्टेंस हाई तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ से जब करंट आता है तो इस पॉइंट पे उसको दो पाथ मिलते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कुछ करंट इस साइड पे भी चला जाता है, तो जिसकी वजह से ये वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। ये तभी एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है जब इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, तो वो हमारे पास फिर जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा वो एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक है, अब ऐसा हो नहीं सकता, तो इसीलिए हमने ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जी, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी वो हमारे पास एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा से मुराद क्या है कि इनफिनाइट रेजिस्टेंस हो तो वो वोल्ट मीटर कौन सा होगा जी, आइडियल वोल्ट मीटर होगा। तो अगर यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर यूज़ किया जाए तो फिर सारा करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, इधर नहीं जाएगा। अगर इधर करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू शो करवाएगा।
तो आइडियल वोल्ट मीटर अब क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली जितने भी हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस इनफिनाइट नहीं होती, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू वोल्ट मीटर शो नहीं करता। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने कितनी बातें सीखी, 2 बातें सीखी कि अगर हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो इसका काम क्या है कि इसको इजी है यूज़ करना, मतलब इस वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर यूज़ करना बहुत आसान है। लेकिन ये क्या है, चीप है, मतलब ये सस्ता भी है और इसको यूज़ करना भी आसान है। लेकिन इसका एक नुकसान है, वो नुकसान क्या है कि नॉट एक्यूरेट, मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमारे नुकसान में आ रही है, फ़ायदा नहीं दे रही, ये चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है कि इसको यूज़ करना भी आसान है और ये है भी सस्ता। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एक्यूरेट वैल्यू दे? वोल्ट मीटर तो एक्यूरेट नहीं दे रहा, तो क्या कोई और इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एक्यूरेट वैल्यू दे, सही हमारी मेजरमेंट करे? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारी बुक में ये 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं, CRO और DVM। CRO का मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और DVM का मतलब डिजिटल वोल्ट मीटर। तो ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, मतलब मोर एक्यूरेट। ये इसकी निस्बतन वोल्ट मीटर की निस्बतन क्या है जी, मोर एक्यूरेट है, एक्यूरेट वैल्यू देंगे। लेकिन इनका एक और काम है जो हमारे लिए सही नहीं है, वो क्या है जी, एक्सपेंसिव, मतलब ये हमारे लिए बहुत महंगे हैं और डिफ़िकल्ट टू यूज़ इट, और इनको यूज़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए जो इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक तो इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है, दूसरा क्या है कि ये महंगे हैं, हम खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसका फ़ायदा तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, लेकिन यहाँ से देखें ये चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम क्या कोई ऐसी चीज़ फाइंड कर सकते हैं जो हमें एक्यूरेट वैल्यू भी दे? इंस्ट्रूमेंट क्या तलाश कर सकते हैं जो हमें एक्यूरेट वैल्यू भी दे और सस्ता भी हो? तो हम ऐसा करते हैं, मतलब हमारी जो डिमांड है वो क्या है कि यहाँ से हमें एक सस्ती चीज़ भी मिले और हम यहाँ से ये वाला पॉइंट लेना चाहते हैं कि मोर एक्यूरेट भी मिले। यानी कि हम पाकिस्तानी अवाम है ना, हम चाहते हैं कि हमें चीज़ सस्ती भी मिले लेकिन वो रिज़ल्ट भी अच्छा दे, एक्यूरेट वैल्यू शो करे। तो इसका मतलब ये 2 चीज़ हम चाहते हैं। तो आवर डिमांड, हमारी डिमांड क्या है जी, ये 2 चीज़ें कि हमें सस्ती भी मिले और रिज़ल्ट भी अच्छा दे, एक्यूरेट वैल्यू भी दे। तो अगर ये हमारी डिमांड है तो उसके लिए हमें मिलेगा पोटेंशियोमीटर। तो यही चीज़ हमने सीखनी थी कि हम पोटेंशियोमीटर आज के टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये पोटेंशियोमीटर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। वोल्ट मीटर क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, अगर CRO और DVM हम यूज़ करें तो ये एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करना मुश्किल है और ये हैं भी बहुत महंगे जो कि हम ख़रीद नहीं सकते। अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले जो एक्यूरेट वैल्यू भी दे और सस्ता भी हो, तो वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर। तो इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। तो अब ये पोटेंशियोमीटर क्या है, इसी बात को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें जी, पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द वोल्ट मीटर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी। कंस्ट्रक्शन क्या है जी इसकी, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक हमारे पास लॉन्ग वायर होगी जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी जी, R होगी। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, और उस वायर का जो एरिया हो वो यूनिफॉर्म हो, चेंज ना हो, मतलब जो उस वायर की थिकनेस है वो एक जैसी हो, कहीं से मोटी कहीं से बारीक ना हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वायर है, यहाँ से देखें ये इसकी थिकनेस क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे क्या है, कम। तो इस तरह की वायर ना हो जिसका एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह की वायर ना हो, बल्कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाली वायर हो, मींस कि इस तरह की वायर हो। तो इसमें आप देख सकते हैं एरिया क्या है जी, यूनिफॉर्म है वायर का। तो ये हमारे पास लॉन्ग वायर है जिसका एरिया क्या है जी, यूनिफॉर्म है। इसको आप यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर पोटेंशियोमीटर की। अ स्लाइडिंग टर्मिनल कैन स्लाइड बिटवीन A एंड B, मतलब ये जो हमारे पास वायर है, इसी वायर की रेजिस्टेंस जो होगी उसे हमने R से शो करना है। इसी वायर को मैं इस तरह से राइट किया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। अब ये वायर है तो इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसी रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है रेजिस्टेंस के सिंबल में। अब ये रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि ये वायर ही है, लेकिन उस वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ है।
ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग टर्मिनल C जो कि बिटवीन A एंड B है। तो A एंड B के बिटवीन ये स्लाइडिंग टर्मिनल है। तो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। ये हमारे पास क्या है जी, पोटेंशियोमीटर है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। ये हमारे पास क्या है जी, पोटेंशियोमीटर है। अगर इस स्लाइडिंग टर्मिनल को हम ए की तरफ लेके जाएं तो इसका मतलब ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास कम होती जाएगी। अगर हम बी की तरफ इसको स्लाइड करवाएं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो करंट कम होता जाएगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल को इस ए वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दें, ऐड कर दें, तो फिर ये सारी रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर यूज नहीं हो रही होगी। तो उस टाइम हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनेगी और उस टाइम करंट जो होगा वो इस सर्किट के अंदर, इस लूप के अंदर क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो देख सकते हैं रेजिस्टेंस का पार्ट यूज नहीं हो रहा। अगर हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल को ए पॉइंट पे कनेक्ट कर दें तो फिर इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं पोटेंशियोमीटर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूँ। तो यही चीज़ अब हम करने वाले हैं। जिस तरह हमने रियोस्टैट के टॉपिक में रियोस्टैट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज किया था, इसी तरह हम पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो इस बात को हम थोड़ा सा यूँ स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक एलईडी है। जब आप उस एलईडी को एक बैटरी 10 वोल्ट के साथ 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो अब बैटरी क्या करेगी, उस एलईडी को 10 वोल्ट देगी जो कि एलईडी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, मतलब वो जल जाएगी। अब हम चाहते हैं कि एलईडी को अगर 2 वोल्ट चाहिए लेट्स सपोज, तो बैटरी उसको 2 वोल्ट दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा जबकि बैटरी के पास ये सलाहियत मौजूद है कि 10 में से वो 2 वोल्ट दे सकती है, लेकिन अभी वो 2 नहीं देगी बल्कि 10 का 10 ही देगी, जो कि हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास 10 रुपए है, आप मुझसे डिमांड करते हैं कि सर इन 10 रुपए में से मुझे 3 रुपए चाहिए। अब मेरे पास वो 10 का एक ही नोट है। अब मैं आपको उस एक नोट में से 3 रुपए नहीं दे सकता। मैं उस 10 रुपए वाले नोट में से आपको 3 रुपए कैसे दूं, जबकि मेरे पास 3 रुपए देने की सलाहियत मौजूद है कि 10 में 3 तो आ रहा है ना, 10 रुपए में से मैं 3 रुपए देने की सलाहियत रखता हूं, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा। सिमिलरली बैटरी के पास 10 वोल्ट है, बैटरी एलईडी को 2 वोल्ट दे सकती है लेकिन दे नहीं पा रही। बात समझ आ रही है? तो इन 10 रुपए को अगर मैं सिक्के की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, मतलब मैं इसको खुले करवा लूं, 10 सिक्के ले लूं, इसके बदले 1 रुपए वाले 1 रुपए वाले 10 सिक्के ले लूं, तो अब उन 10 सिक्कों में से मैं 3 रुपए इजीली आपको दे सकता हूं। इसी तरह जो बैटरी का 10 वोल्ट है उसके साथ हम एक रजिस्टर यूज करेंगे, वो बैटरी उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल को डिवाइड कर देगी, फिर हम वहां से उतना पोटेंशियल ले सकते हैं जितना एलईडी को चाहिए होगा। यही काम हमने यहाँ पे किया है। गौर कीजिएगा कि बैटरी के पास 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट का मतलब क्या है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा 10 वोल्ट और इस लो टर्मिनल पे क्या होगा जी 0 वोल्ट, यही मतलब होगा 10 वोल्ट का। लेकिन इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, यही पोटेंशियल इस तरह से डिवाइड हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखें कि अगर मुझे यहाँ से सिर्फ 4 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए जी 4 वोल्ट, तो मैं क्या करूँगा कि इस स्लाइडिंग टर्मिनल को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। जब मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा तो अब मेरे पास ये वाला सर्किट बन गया, ये वाला लूप बन गया है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना होगा 1 2 3 और ये वाला 4। तो इसका मतलब ये 4 वोल्ट मीटर जो है ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको शो करवाएगा। तो देखें अब मुझे इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए उतना हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि हमने पोटेंशियोमीटर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करके यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास वोल्ट मीटर नहीं है, फिर आप यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिकल ये वाला रिलेशन आप यूज़ करेंगे। तो अब ये रिलेशन कैसे है इस बात को ज़रा समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस।
अब करंट हम जानते हैं क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V ओवर R। तो यहाँ पे देखें V ओवर R लिख दिया। अब V की जगह हमने इसकी EMF लिख दी है। आप V भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे E यूज किया हुआ है, ठीक है जी। तो I इज इक्वल टू E ओवर R आ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास R वैसे की वैसे आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्लाइडिंग टर्मिनल है और A वाला टर्मिनल है इसकी रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस R स्मॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास कैपिटल R है वो हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारा जहाँ पे स्लाइडिंग टर्मिनल होगा वो वाली हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे, तो इसीलिए हमने रेजिस्टेंस स्मॉल R लिखा है, ठीक है। और ये वाले पॉइंट्स आप देख सकते हैं क्लियर है, फ्रॉम A टू B, मतलब जब आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को A से B की तरफ लेके जाएंगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 0 से R होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 टू E होता जाएगा। देखिए ना, जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे A टू B जाएं या B टू A जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो इसका मतलब है जब A टू B जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो भी बढ़ता जाएगा। पहले 10 पे था, तो इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे इसका मतलब है कि आप 0 से फिर E की तरफ चलते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप इस तरफ से चलें आपकी मर्जी, आप इस तरफ से चलें आपकी मर्जी है। तो बहरहाल ये बात आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वोल्टमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हमने अभी डिस्कशन की है, ये वाली डिस्कशन अगर आप बुक से देखना चाहें तो बुक में आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्कशन है ये हो चुकी है। ये जितनी भी आपको यहाँ पे थ्योरी नज़र आ रही है ये सारी डिस्कशन हमने ये वाली की है, तो यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप फर्स्ट 2 पैराग्राफ की बात करें तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ में ये वाली सारी डिस्कशन की गई है। ये जो हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की हैं ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ की थ्योरी है, और ये वाली जो हमारे पास थ्योरी है, ये वाला पोर्शन है 3rd पैराग्राफ का, ये सिर्फ हमने पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर जो पढ़ा है ये वो वाली चीज़ डिस्कस की गई है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यूजेस के पोटेंशियोमीटर को आप यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। इट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ करते हुए आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया। ये दोनों पॉइंट्स अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किए। इट कैन बी यूज टू फाइंड द अननोन EMF ऑफ सेल, सेल की अगर अननोन EMF आप फाइंड करना चाहते हैं तब भी आप पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इट कैन बी यूज टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स, अगर 2 सेल की EMF को आप कंपेयर करना चाहते हैं तब भी आप पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड करने के लिए पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो टू फाइंड अननोन EMF ऑफ अ सेल, सेल की अननोन EMF मतलब जो सेल की EMF हम नहीं जानते, जिस सेल की उसकी अगर EMF हम फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके सेल की EMF फाइंड कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट करें कि ये हमारे पास वही डायग्राम है जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस की। यहाँ पे हमारे पास एक और सेल है जिसकी EMF क्या है जी, EX, मतलब ये EMF हमें फाइंड करनी है। इसकी EMF हम जानते होंगे E है, यहाँ पे जो सेल हमने यूज़ की है इसकी EMF हमें मालूम नहीं है, तो ये EMF मैं फाइंड करना चाहता हूँ। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ये EMF फाइंड करना चाहता हूँ तो याद रखिएगा किस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे कि जो स्लाइडिंग टर्मिनल C है इसको आपने इस वायर के ऊपर मतलब रजिस्टर के ऊपर इस तरह से आगे पीछे मूव करवाना है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, वो वाली कंडीशन आपने लेके आनी है। क्योंकि जैसे ही आप सेल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जाहिर सी बात है यहाँ पे करंट होगा। लेकिन आपने इस स्लाइडिंग टर्मिनल को आगे पीछे मूव करवा के वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो। तो जैसे ही वो वाला पॉइंट आपको मिलेगा, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस कंडीशन पे आप इस सेल की EMF फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखिएगा। लेट करते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब हमने स्लाइडिंग टर्मिनल कॉन्टैक्ट किया तो उस टाइम हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है ये 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जिस कंडीशन पे ये 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा उस कंडीशन को हम नाम देते हैं नल कंडीशन। नल कंडीशन पे क्या होती है जी, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उसी कंडीशन पे आप इस सेल की EMF फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिएगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इस रजिस्टर के क्रॉस मतलब पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, करंट इसकी वजह से होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस सेल की वजह से।
और इस सेल की वजह से भी जाहिर सी बात है करंट की डायरेक्शन होगी, वो होगी हमारे पास क्लॉकवाइज। तो कोई तो इस रजिस्टर के ऊपर ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे इसका करंट और इसका करंट यानी कि जो पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, तब हमारे पास गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। तो इसका मतलब जैसी दोनों मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे वहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे दोनों का करंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो उस पॉइंट पे हम EX को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब EX तो हमें पता ही नहीं है, फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चाहे हमें ये पता नहीं है लेकिन हमें इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है ना। तो जब दोनों इक्वल होंगे तभी वो कंडीशन आएगी ना, नल कंडीशन। तो इसका मतलब जब हमें ये वाला पता है तो हम ये वाला भी पता कर सकते हैं। तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने है यहाँ पे, लेट्स सपोज ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे नल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 4 वोल्ट। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका भी 4 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम फाइंड करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि EX इज इक्वल टू, यहाँ हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पे राइट किया है, जो पिछली स्लाइड में हमने पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए फार्मूला यूज़ किया था, I मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट की जगह E/R लिखा और रेजिस्टेंस R वैसे का वैसे, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास वही फार्मूला इसके लिए भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपके पास E पता है आपको, R हमारे पास क्या है जी, इसको R को, इस R को और इस R को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने क्या किया है कि इस R और इस R को L से, लेंथ से चेंज कर दिया, लेंथ से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब देखें अगर आप इस R को स्मॉल l लिख देंगे तो लेंथ को फाइंड करना आसान है बनिस्बत R के। ठीक है, इसी तरह इस R की जगह हमने कैपिटल L यूज़ कर दिया है, मतलब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। इसी चीज़ को आप स्मॉल l से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, लेंथ को मेजर करना आसान है, R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, इसीलिए हम R की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं जी, L यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल l कौन सा है, बैलेंसिंग लेंथ, ये बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल लेंथ है वायर की। तो आप इस R की जगह स्मॉल l, इसकी कैपिटल R की जगह लार्ज L यूज़ कर सकते हैं। इनको फाइंड करना आसान है। तो देखें ये हमारे पास होगी EMF इस सेल की, और ये लेंथ हमें पता होगी, हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और ये वाली हमारे पास टोटल वायर की लेंथ होगी, तो वो भी हमें पता होगी 100 सेंटीमीटर है या 400 सेंटीमीटर है। आमतौर पे जो हम प्रैक्टिकली पोटेंशियोमीटर की वायर यूज़ करते हैं वो बहुत बड़ी वायर होती है, बहुत लंबी होती है। उसको फिर हम वुडन बॉक्स के ऊपर इस तरह से, मतलब ये वाली इस तरह से हम उसको वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, इस तरह से हम जो स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिकल के अंदर इस तरह उस वायर को, क्योंकि वो हमारे पास बहुत लंबी वायर होती है, तो इस तरह हम उसको यूज़ करते हैं और यहाँ से फिर हम आके बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। A और B टर्मिनल है ना ये हमारे पास। तो ये वाली जो हमारे पास एक बहुत लंबी वायर होगी उसकी लेंथ अमूमन हम जो यूज़ करते हैं वो 400 सेंटीमीटर की लेंथ यूज़ करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ी बहुत ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो क्या है जी, कैपिटल L, और जितनी आप सर्किट के अंदर आपकी यूज़ हो रही होगी वो आपने स्मॉल l यूज़ करनी है, जिसको नाम दिया गया है बैलेंसिंग लेंथ का। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ से वैल्यू मेजर करके EX को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास कि जो हमने यहाँ पे नल कंडीशन डिस्कस की है, नल कंडीशन के लिए दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर 1, सेम कनेक्शन ऑफ द सेल, कि जो सर्किट आपने यहाँ पे डिस्कस की है उसमें क्या हो कि ये वाला सेल और ये वाला सेल, इन दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो। ठीक है, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हो, तो यहाँ से भी पॉजिटिव है, यहाँ से भी पॉजिटिव है, ए पॉइंट पे दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल ऐड है। तो ये एक तो ये वाली आपने निशानी याद रखनी है। दूसरी क्या है जी, EX लेस देन E, मतलब इसकी EMF जो है वो इससे लेस होनी चाहिए, तब भी आपकी ये नल कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होगी, नल कंडीशन आएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास है जी कंपेयरिंग EMF ऑफ 2 सेल। हम 2 सेल की EMF को कंपेयर करने लगे हैं। तो पहले हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें हमारे पास सेल 1 है,
फिर हम एक सेल के बाद यहाँ पे दूसरा सेल यूज़ करेंगे और इन दोनों सेल्स की ईएमएफ को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। तो अगर यही चीज़ हम यहाँ पे देखें तो फार्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे लेट सपोज ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो तब आपके पास ये पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना वो होगा उतना ही हमारे पास इस सेल का होगा। तो वो तो हमने चलें कैलकुलेट कर लिया, इस केस के अंदर हमने डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं कि लेट सपोज यहाँ इस सेल की ईएमएफ क्या है E1 और इस सेल की ईएमएफ क्या है जी E2। तो हम इन दोनों सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने लगे हैं। तो इस सेल की जो ईएमएफ होगी वो हमारे पास क्या होगी, EL1 डिवाइडेड बाय L, इक्वेशन 1 बन जाएगी। इस सेल की जो ईएमएफ होगी वो क्या होगी जी, EL2 डिवाइडेड बाय L। यहाँ पे हमने जो लेंथ यूज़ की है वो L2 है, यहाँ पे हमने जो लेंथ यूज़ की है वो क्या है जी, L1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों को हमने क्या करना है जी, एक दूसरे पे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो 1 पे 2 को डिवाइड करें, लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दी, राइट साइड पे डिवाइड कर दी। अब ये L से कैंसिल हो जाएगा, ये E से कैंसिल हो जाएगा, हमें जो रिलेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। अब इसका मतलब क्या है कि रेशो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ वायर बैलेंसिंग लेंथ। क्या मतलब इस बात का, इस बात का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि लेट सपोज ये वाली जो लेंथ है, ये वाली सेल 1 के लिए जो यहाँ पे लेंथ यूज़ की गई है, मतलब जो बैलेंसिंग कंडीशन आई है, उस पॉइंट तक की जो हमारे पास ये लेंथ है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर पे इस सेल की जो ईएमएफ है इसे भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज वो कितनी है जी, 4 वोल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल 1 की। तो अब ये वाला जो हम सेल यूज़ करेंगे, इस सेल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो बैलेंसिंग कंडीशन आई उसके लिए जो L2 लेंथ यूज़ की गई वो कितने पे आई जी, 20 सेंटीमीटर। मतलब वो यहाँ ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जब आप स्लाइडिंग टर्मिनल कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो उस टाइम आपने EMF2 कैलकुलेट की होगी। तो वो जो L2 होगा वो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। कि इस केस में 20 सेंटीमीटर की लेंथ पे जाके बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और इस केस के अंदर सेल 1 के लिए जो बैलेंसिंग कंडीशन आई उसके लिए जो L1 लेंथ थी वो लेट सपोज कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप गौर करें तो 10 के लिए लेट सपोज कितनी सेल की EMF है, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे 20 है, 10 का क्या है, डबल। यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है जी, डबल। तो EMF भी इसका क्या होगी, यहाँ पे डबल। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। तो यहाँ पे ये है मतलब इस रेशो का, कि अगर आपके पास बैलेंसिंग लेंथ जो वायर की आप रेशो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे L1 ओवर L2 की जो रेशो है वही आपके पास E1 ओवर E2 की बनेगी। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, जब 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी तो लेट सपोज सेल की EMF 4 वोल्ट थी। तो अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ इस केस में देखें लेंथ क्या है, इसका डबल 20 हो गई है। तो जो EMF इसकी होगी वो इस EMF का क्या होगी, डबल होगी। तो ये है इस रेशो का मतलब। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इस टॉपिक की डिस्कशन, जो हमने यहाँ पे डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया। तो मुश्किल ज़रूर है, इसको जब आप 1-2 दफ़ा बार वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको टॉपिक समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।